पूर्व आईएएस, पूर्व कलेक्टर आदरणीय ओपी चौधरी जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल जी भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और जसपुर जिले से आदरणीय कृष्णा राय जी जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। हम सबके बीच अपनी बात रखेंगे जसपुर के श्री भरत सिंह जी। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि वो पूज्य पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय और भारत माता के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पूजन कर आज की इस वर्चुअल रैली का विधिवत शुभारंभ करेंगे। वही तो मैं एक तो बीस देखते जाना कहाँ है कैमरा हमारे वाला। अरे कौन सा कैमरा में चला देते हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसमें नहीं ये हो गया ना बस है। भारत माता की जय। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे भारत माता की जय। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए श्री प्रदीप अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो वर्ग गीत सीधा कर दो। भारत माता की परिणाम है और अलौकिक बंधन जिनको बांध नहीं पाते धीरे धीरे बाधाएं फिर भी करे जीवन संग्राम है विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है घोषित यह परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने कि हम संपूर्ण भारतवर्ष में वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता के बीच जनसंवाद के रूप में मुखातिब होंगे। समस्त राजनीतिक दल के और सरकारों के जो कल्याणकारी सरकार है उनका यह दायित्व बनता है कि वो जब कोई कार्यकाल पूरा करें, कोई समय सीमा उनकी पूरा हो तो उस कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखे। जब पार्ट 2 में नरेंद्र मोदी जी का 2019 के चुनाव के बाद एक साल पूरा हुआ तो साल भर पूरा होने के बाद साल भर के लेखा जोखा भारत की जनता के सामने रखने का एक अभिनव प्रयास किया है। कोविड-19 कोरोना संक्रमण के समय जब हम जनता के बीच में जाकर के अपनी बात नहीं रख सकते तो इन माध्यमों से वर्चुअल रैली के माध्यम जनता के बीच जाने का निर्णय लिया और अपने कार्यकाल के बातों को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये अभिनव योजना का शुभारंभ किया जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश भर में जुड़ रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ में भी राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इस प्रकार के वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं और आम लोगों से
जुड़ करके अपनी बात रखने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसी कड़ी में आज हम रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के इस वर्चुअल रैली में हम सब उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारे वक्तागण भी उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम रायगढ़ जिले के अध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत भाषण के रूप में अपनी बात रखेंगे। उमेश रायगढ़ लोकसभा जनसंवाद का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रायगढ़ लोकसभा पार्टी नेता सांसद आदरणीय गोविंद राय जी, युवा दिलों की धड़कन पूर्व मंत्री सत्यानंद भाटिया जी, प्रदेश समिति सदस्य गोपाल शर्मा जी, गोपाल बल्ला जी, राजेश शर्मा जी, मेरे साथी सहयोगी मित्र विवेक सिन्हा जी, कुमार पांडे जी, बाबुआ जी, श्रीकांत कुमार जी, पंकज शंकरवाल जी, साथ ही जसपुर जिले से हमारे साथ इस कार्यक्रम में कृष्णा राय जी, भरत राय जी, मंच का संचालन कर रहे भाई जगन्नाथ पाणी ग्रही जी का रायगढ़ जिला की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ माननीय सांसद जी और दोनों वक्ताओं को यह विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो भी और ईमानदारी के साथ को पूरा करेगा। धन्यवाद। मित्रों, रायगढ़ जिला भाजपा के अध्यक्ष के द्वारा स्वागत भाषण के पश्चात हम आज मुख्य वक्ता को प्रथम क्रम में आमंत्रित करेंगे। उसके पश्चात जसपुर से कृष्णा राय जी हमसे मुखातिब होंगे, फिर ओपी चौधरी जी मुखातिब होंगे। हम इस क्रम में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और हम सबके प्रिय नेत्री रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बहन गोमती साहिब जी से मैं सविनय अनुरोध करता हूं कि वो आए और इस वर्चुअल रैली को संबोधित करें। आदरणीय गोमती साहिब। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोबाइल लगवा दो उसमें। बीजेपी के इस माध्यम से इस मंच से सभी हमारे सभी कार्यकर्ता और इस सबसे पहले हमारे देश के 30 जवान शहीद हुए हैं। इस मंच के माध्यम मैं उनको प्रणाम करती हूँ और सशक्त नमन करती हूँ। आज पूरे भारत देश में और खासकर छत्तीसगढ़ विधानसभा संभागीय स्तरीय, विधानसभा स्तरीय और लोकसभा स्तरीय आज जनसंवाद रैली रायगढ़
संसदीय क्षेत्र में संपन्न होने जा रही है। कोविड-19 कोरोना वायरस पूरे वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया लड़ रही है। हमारा भारत देश भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा। माननीय मोदी जी के लीडरशिप में पूरा भारत कोरोना महामारी से नियमित तरीके से लड़ रहा है और इसको फैलने से रोकने में भारत देश अन्य देश की तुलना में सफल रहे। हम सभी को इस महामारी से बचना है और खुद को आत्मनिर्भर भी बनाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में भारत को विश्व के मानचित्र में अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। आज पूरी दुनिया भारत देश से जुड़ने के लिए तैयार है। जो देश पहले भारत को अनदेखा करते थे, वो देश भी आज भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा है। आज पार्ट 2 का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में और अमित शाह जी के कदमों में आज भारत देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, बहुत अहम महत्वपूर्ण फैसला लिए। जैसे श्री राम जन्मभूमि हो, हमारे पूर्वजों ने प्रयास लगाकर रखी थी कि राम जन्मभूमि हम लोग एक बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। आज सालों बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में राम जन्मभूमि का नामांकन हुआ और राम जन्मभूमि हम अधिकार के साथ आज हम लोग कह सकते हैं आज हम लोग भव्य मंदिर राम जन्मभूमि में बनने जा रही है। उसका ट्रस्ट भी बन चुका है। उसी तारतम्य में 3 तलाक ये महिलाओं के लिए विशेषकर है। अल्पसंख्यक महिलाओं के 3 तलाक मुद्दा हम लोग के भारत देश में इतना अहम साबित हुआ है। आप महिलाएं खुश हैं। उसके बाद धारा 373 और ये 35 से जम्मू कश्मीर का मामला है। जो सालों पहले हम लोग एक नारा लगाते थे, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पूरा का पूरा भारत देश हमारा है। ऐसा हम लोग खाली नारा खाली अधिकार के साथ कह रहे हैं हम लोग कि पूरा का पूरा भारत देश हमारा है। आज सीए बिल जो लाए, नागरिकता संशोधन कानून ला करके नागरिकता दी गई। इस कानून की मदद से हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देश से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के वो लोग जिन्होंने 30 दिसंबर 2014 की उन सभी भारत की नागरिकता दी गई। आज आयुष्मान भारत की मैं बात करूं, आयुष्मान भारत एक ऐसा योजना है जो देश के गरीब लोग अपना स्वास्थ्य का ठीक ढंग से देखरेख कर सके। आज सालों पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है, जब कोई आदमी गांव के लोग बीमार होते थे तो महीनों इलाज नहीं हो पाता। आज योजना के माध्यम से लोग निश्चित है, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना को आज तक लागू नहीं किया गया। ये छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस सरकार की नाकामयाबी। आज हमारे लाखों गरीब आज इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अमीर हो चाहे गरीब हो, ये तो हर आदमी इस योजना का लाभ ले रहा था। लेकिन
आज कांग्रेस की सरकार ने इस बार योजना का लाभ लेने में हम सबको वंचित करके रखा है। आज स्वच्छ भारत मिशन हो, ये आदरणीय मोदी जी की एक बेहतरीन योजना है। जिन्होंने सपना देख के रखे थे, उन्हें महात्मा गांधी जी ने इनका सपना देखा था कि एक स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो। लेकिन उतने सालों के बाद आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन हर घर शौचालय आज बनाने का काम किया है। तो केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में ये मोदी जी ने पूरा भारत देश को बनाने में रखा। एक स्वच्छ भारत के रूप में, एक सुंदर भारत के रूप में उन्होंने सपना देखा। इस योजना का आप लोगों को पूरे विश्व में दिख रहा है, पूरे राज्य में दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है। आज बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज बेटी बचाओ पढ़ाओ इस योजना का लक्ष्य है लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय और आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। इस योजना से काफी मदद मिली है और देश में लोगों का बेटियों के प्रति नजरिया भी बदला। हृदय योजना विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इस शहरों का आर्थिक विकास करना, पूर्ण और सुरक्षित माहौल में भारत के प्रत्येक शहर की अद्वितीय विशेषताओं के संरक्षण और विरासत महत्वपूर्ण का ध्यान आकर्षित और भारतीय शहरों की आत्मा का पुनरुद्धार होना। आज सिटी योजना है, अनेक ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री ने भारत देश के लिए, हम सब के लिए, इस भारत देश में चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, एक वर्ग लेकर के सुनियोजित ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से आज योजना को लागू किए हैं। जैसे उज्ज्वला योजना है, हमारी असंख्य महिलाएं लकड़ी का चूल्हा जला करके धुआं इतना होता था कि दिमाग से ग्रसित हो जाते थे। लेकिन आज मोदी जी के सोच से, उनके टीम की सोच के माध्यम से आज हर महिला सुरक्षित है और अपना धुआं रहित भोजन बना रहे हैं और स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज नमामि गंगे योजना है, जो आदरणीय मोदी जी ने नमामि गंगे योजना के तहत हर नदी और नाले को और गंगा को सफाई करने का एक योजना है। ये भी मूर्त रूप से आज धरती में दिख रही है और मोदी का ये व्यवस्थित योजनाएं हैं, बहुत रचनात्मक और जल्दी योजनाएं आज हमारे पूरे देश में वैश्विक महामारी के समय एक सुंदर योजना लागू किए हैं, जो हर व्यक्ति को 5 किलो चावल देने का है। राज्य सरकार की नाकामयाबी है हर व्यक्ति को चावल पहुंचाने में। उस योजना का लाभ लेने नाकाम रही है सरकार। आज हमारे प्रवासी मजदूर हो, बाहर में हमारे 1,16,000 प्रवासी व्यक्ति बाहर में हैं। आज केंद्र सरकार इतने अच्छा फंडिंग किया है, उसके बाद भी राज्य सरकार उनको उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से भी अच्छे ढंग से घर तक नहीं पहुंचा पा रही है, राज्य तक नहीं पहुंचा पा रही है। उसके लिए स्पेशल ट्रेन मांगे
हमारे केंद्र सरकार उनके लिए स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद भी हमारे मजदूर भटक रहे हैं। ये केंद्र सरकार जो डिमांड किया राज्य सरकार को पूर्ण रूप से राज्य सरकार को केंद्र सरकार फंड का कोई कमी नहीं दिया। लेकिन दुख के साथ मेरे को बताना पड़ रहा है कि आज राज्य सरकार की इस नाकामयाबी से हमारे लोग, हमारे जनता इतना तड़प रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज इतना अच्छा पूरे देश में व्यवस्था को खाने के लिए, हर व्यक्ति को रहने के लिए जरूरत के हिसाब से सभी देश को, सभी प्रदेश को फंडिंग का कोई कमी होने नहीं दिया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हमारे आदरणीय मंच में आदरणीय परिवार साहब जगन्नाथ पाणिग्राही जी, परिवारों का प्रेरणा के स्रोत आदरणीय अमित चौधरी जी, आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, आदरणीय दीदी मीराबाई महर जी, आदरणीय हमारे सिन्हा जी, आदरणीय बड़े भाई साहब राजेश शर्मा जी, आदरणीय हमारे पांडे भैया जी, आदरणीय गोपाल भट्टा जी, आदरणीय हमारे गोपाल शर्मा जी, आदरणीय पूर्व मंत्री सत्यान राठिया जी, आदरणीय रीना वाता जी, आदरणीय हमारे कमल गर्ग जी, विवेक जी, और जसपुर जिले से आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक कृष्ण कुमार राय जी, नंदे जी, रेवती जी, आदरणीय प्रबंधक सिंह गुरुदेव जी और आदरणीय सिन्हा जी और उपस्थित जसपुर जिला के कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित रायगढ़ जिला के सभी कार्यकर्ता इतने कहकर मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हम सब ने हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्रीमती गोमती साहब की कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमने सुना। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को साल भर के हमारे मोदी की सरकार के उपलब्धियों को हम सबके सामने रखा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सरकार के असफलता, जिसने पूरी तरह इस कोरोना के काल में, इस कोविड-19 के भयावह संक्रमण के काल में पूरी तरह असफल रही कांग्रेस की सरकार की असफलता को मैं इस कार्यक्रम पर अब हम सबके बीच जुड़ने के लिए और हम सबसे वार्ता करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व महामंत्री, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको इस वर्चुअल रैली में संबोधित करेंगे, हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी। लोकसभा जनसंवाद में उपस्थित लोगों के हिसाब से युवाओं से नेता आज हम हमारे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पूरा हमें अंतर वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर में पूरे और किसान सरकार की योजनाओं के उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का जिला उठाया। हमें यहाँ पे रायगढ़ लोकसभा एक दस्तूर बनाने के लिए कार्यकर्ता रहते हैं, सभी नागरिक जनता रहती है। भारत सरकार की उपलब्धियों को कागज में मोदी राज्य में विस्तार से बताया है। आज और महसूस करते हैं कि देश में हमारे राज्य का आगे बढ़ने को हो रहा है और भारत की विस्तार के लिए ताकत बढ़ी है, हम सम्मान बढ़ा है और हमारे प्रधानमंत्री का रैली के माध्यम से भारत सरकार के सभी कृषि मंत्रियों का भारतीय अध्यक्ष का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। इस महामानव का हमको कभी कभी आगाम में जनता तक काम करना है। हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, इससे ज्यादा एक वर्ष पूरा होने पर हम जनता है। इससे पहले पूरा हुआ, जनता पूरा हुआ, लेकिन वो जनता का आगे का रिजल्ट भी था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वस्तु को प्रदान किया है और बताने में होता है जो सत्तर साल के हुआ राम मंदिर का निर्माण, 170 का समाप्ति, बहुत सारी योजना जो हमारी विधान है कैसे होता है, ये सारी योजना जनधन के खाता के माध्यम से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका विचार जो भारत में कोरोना का महामारी में हमारे देश में अंतिम कोरोना में रहने वाले व्यक्ति की शासन की सुविधा को तकलीफ न हो, चाहे उनको किसी प्रकार का परेशानी न हो, तो सीधा जनधन खाता के माध्यम से पहुंचाने का काम, पहुंचाने का काम जनधन खाता के माध्यम से आम जनता को पहुंच रहा है। हमने प्रयास कर सकते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र सरकार अच्छे काम तो जनता तक सीधा पहुंचाने का काम कर रही है और कांग्रेस का प्रदेश की सरकार है। जो घोषणा पत्र जारी करके चुनाव में जीते उसके लिए एक भी घोषणा पूरा करने का काम नहीं किया है। उसको भी हम लोगों को जनता की बताना है कि आज 24 साल योजना चल रहा है, तो हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री योजना कर रहा है। आज कांग्रेस की सरकार चाहिए योजना गौरव से बता सकते हैं। भारत योजना और आत्मनिर्भर भारत जसपुर से हम सबको प्रेरणा दे रहे थे, सरकार की उपलब्धियों को हम सबके सामने रख रहे थे। आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी
हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मित्रों, मैं इस कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में उस शख्स को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके एक एक शब्द को सुनने के लिए हिंदुस्तान के हजारों नौजवान टकटकी लगाए देखते रहते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला नौजवान हो जिनको उनका अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, ऐसे शख्सियत ओपी चौधरी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके पूर्व मैं कुछ सूचना आप सबके सामने रखना चाहूंगा। यह जो वर्चुअल रैली है, यह हमारे विभिन्न स्तरों पर आयोजित हो रहा है। रायगढ़ जिले में हमारे जिला स्तर के रायगढ़ जिला की इस रैली को हमारे इस प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा चाउर बाबा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री किया। उसके बाद रायगढ़ जिले के सभी पांचों विधानसभा स्तरीय वर्चुअल रैली को विभिन्न वक्ताओं में संबोधित कर विधानसभा स्तरीय हमारा यह रैली संपन्न हो चुका और आज हमारा लोकसभा स्तरीय यह रैली ओपी चौधरी साहब के संबोधन के पश्चात हमारा लोकसभा स्तरीय रैली भी संपन्न होगा। हमारा प्रदेश स्तरीय रैली छत्तीसगढ़ का 28 तारीख को आयोजित होने जा रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के गांव के मिट्टी तक पहुंचे और गांव के एक एक कार्यकर्ता से परिचित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में युवा मोर्चा को संजीव किया, जिन्होंने लाखों नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा, ऐसे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबको संबोधित करेंगे 28 तारीख को। इसलिए सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि उस दिन लिंक लेकर के आप अपने विभिन्न यूट्यूब, जूम, फेसबुक के माध्यम से आप अपना इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लें और इससे जुड़ने का आप सब प्रयास करें। ये सूचना मित्रों, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का यह योजना कि हम इस कोविड के काल में भी, कोरोना के वायरस के संक्रमण के काल में भी हिंदुस्तान के लोगों से दूर नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों के नजदीक जाएंगे। भले इसके लिए हमारे माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, पर हम लोगों से सतत संपर्क में रहेंगे। ऐसी अभिनव योजना को शुरुआत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रदर्शन करते हैं। और मैं इस वर्चुअल रैली के अंतिम वक्ता के रूप में हिंदुस्तान के हजारों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, ऊर्जा के स्रोत और रायगढ़ जिले के लिए तो गौरव, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का गौरव श्री ओपी चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। आदरणीय ओपी चौधरी भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज के जनसंवाद कार्यक्रम लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोमती दीदी जी, इस कार्यक्रम में जसपुर से शिरकत कर रहे हम सबके वरिष्ठ, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय कृष्णा राय जी, आदरणीय भरत साय जी, यहाँ उपस्थित जगन्नाथ जी, रायगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष उमेश जी, केरा भाई जी, विवेक जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी, सुभाष पांडे जी, गुरपाल भैया जी, गोपाल शर्मा जी, आदरणीय
सत्यानंद राठिया सर, आदरणीय कमल जी, आदरणीय सोमावार जी, आदरणीय पंकज जी, हमारे बीच उपस्थित रायगढ़ जिला के और जसपुर जिला के सभी कार्यकर्ता साथीगण जो हमेशा से अपने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को सींचते आए हैं और इसके अलावा दूर दूर से सुन रहे, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हमारे साथियों, आज एक तरफ जसपुर में आदरणीय कृष्णा राय जी जुड़कर वहां बैठकर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और हम सबको यहाँ संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ रायगढ़ में हम सब लोग बैठकर गोमती दीदी में यहाँ से हम लोग संबोधित कर रहे हैं और सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हमारे साथी हम सबके साथ शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर पा रहे हैं। ये आज जो कुछ हो रहा है ये डिजिटल इंडिया के, डिजिटल क्रांति के सबसे बड़े परिचायक के रूप में, सबसे बड़े सबूत के रूप में इस चीज को हम सब देख सकते हैं। मोदी जी का जो भारत है वो न्यू इंडिया है, वो डिजिटल इंडिया है और उसी दिशा में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि आज 70 साल का, 75 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी वेबएक्स को यूज कर रहा है, यूट्यूब को यूज कर रहा है, फेसबुक को यूज कर रहा है। ये बदलते भारत की एक सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसी सत्ता के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं रही है। देश को एक विकल्प की राजनीति देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है। इसीलिए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट पार्टी जनसंघ की स्थापना किए थे तो केवल 10 लोगों को लेकर पार्टी बनाए थे। उससे पहले उन्होंने भारत के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देकर 10 लोगों को जोड़कर पार्टी बनाया था। उनको अगर सत्ता की लालसा रहती तो कैबिनेट के पद पर बने रहते, न कि 10 लोगों को लेकर एक नई पार्टी का गठन किया। इस तरह की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे आई। देश के लोकतंत्र में कांग्रेस के विकल्प के रूप में जो कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति से घिरती चली जा रही थी, स्पष्ट रूप से दिखने लगा था कि भारत के भविष्य का निर्माण इस कांग्रेस पार्टी के माध्यम से नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक राजनीति, एक बेहतर राजनीति, एक मजबूत भारत की बुनियाद रखने की राजनीति की सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। दोस्तों, इस पार्टी ने 10 लोगों के साथ यात्रा प्रारंभ की। 1984 में केवल 2 सीटें लोकसभा में थी, वही कांग्रेस को 1984 में 414 सीटें मिली हुई थी। लेकिन परिवारवाद की जो सत्ता लोलुपता की जो राजनीति थी, उसने कांग्रेस का ये हस्र किया कि 2014 में जो पार्टी 412 सीटों पर थी, वह पार्टी सिमट करके 2014 में 44 सीटों पर आ गई। वहीं 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी, लेकिन एक बेहतर भारत के निर्माण के संकल्प के साथ चलने वाली पार्टी थी, इसलिए 2014 में 283 सीट पर पहुंची और 2019 के लोकसभा में 300 का आंकड़ा उस भारतीय जनता पार्टी ने पार किया। भारत देश की जनता ने, इस लोकतंत्र की जनता ने गठबंधन की सरकारों को नकारा और 1984 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसके 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार का गठन करके भारतीय लोकतंत्र को एक नया आयाम दिया। गठबंधन की सरकारों से भारत देश की जनता परेशान हो गई थी। आप सबको याद होगा 2014 का वो मंजर, जब 2G घोटाला होता था, 3G घोटाला होता था, टोल गेट होता था, कॉमनवेल्थ होता था, निर्भया जैसी घटनाएं होती थी। उस परिवेश में, उस पृष्ठभूमि में इस भारत के भविष्य की बागडोर अगर किसी को भारत देश की जनता ने, भारत देश के लोकतंत्र ने प्रदान किया तो उस नेतृत्व का नाम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व को भारतीय लोकतंत्र ने अपना दायित्व सौंपा और मोदी जी ने पहले के 5 साल में और अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल में
ऐसे सब काम करके दिखाए जो भारत देश के लिए कैंसर बने हुए हैं। अनेक निर्णय मोदी जी ने ऐसे लिए जिसे कोई भी सत्तारूढ़ राजनेता कभी नहीं ले सकता। जब राजनेता कोई निर्णय लेता है तो पहले कई राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने ऐसे अनेक निर्णय लिए जिसपे आप खुलकर कह सकते हैं, मैं खुलकर कह सकता हूं, हर एक व्यक्ति को इस बात को मानना पड़ेगा कि राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर इस देश को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने। दोस्तों, एक साल का समय हम लोग ऐसे पलक झपकते निकल जाता है। कैसे जनवरी से सुबह से शाम हो जाती है, 2 जनवरी आ जाता है, जनवरी से फरवरी आ जाता है, और 2019 से 20 कैसे बदल जाता है। एक साल ऐसे देखते देखते निकल जाता है। लेकिन मोदी जी का नेतृत्व है कि साल के 365 दिन के 12 महीना और 365 दिन के 24 घंटा को उन्होंने इस भारत माता के भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए, इस भारत माता को परम वैभव की शिखर पहुंचाने के लिए समर्पण के साथ उन्होंने काम किया और पूरे सिस्टम को काम पे लगाया। उसी का परिणाम है कि भारत देश पर पड़ा हुआ सबसे बड़ा कैंसर 370 आज हट गए। मुस्लिम बहनों को अनेक तरह के न्यायों का सामना करना पड़ता था। कोई फोन से बोल दे तलाक तलाक तलाक, कोई फेसबुक पे लिख दे तलाक तलाक तलाक, कोई व्हाट्सएप पे लिख दे तलाक तलाक तलाक, तो एक मुस्लिम बहन का तलाक हो जाता था। एक ऐसा अमानवीय और निंदनीय कानून है, इसको हम सब समझ सकते हैं कि कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई मैसेज, कोई फोन कभी अमान्य हो जाता था। एक ऐसा अमानवीय कानून था, आप सब कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह के मुस्लिम बहनों की जो स्थिति थी, उसका परिवेश, एक मंजर भारत देश में 1986 के परिवेश में निर्मित हुआ था, आप सब जानते हैं। इंदौर की एक बहन थी शाहबानो, उसको उसके पति ने 3 बार तलाक 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 करके तलाक दे दिया, और जब तलाक दे दिया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उसको कोई हर्जाना का अधिकार नहीं था, उसको 1 रुपया भी कंपनसेशन उसके पति से नहीं मिल रहा। वो महिला कोर्ट में गई, कई कोर्ट में केस हारी, उसके बाद आखिरी में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते गई और 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया कि इसको और इसके पति के द्वारा हर्जाना माहवारी पैसा मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में सत्तारूढ़ता की राजनीति इस चरम पर थी कि उस समय 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को अध्यादेश लाकर बदला था। इस बात को कांग्रेस कभी नहीं नकार सकती, इस पाप को कभी कांग्रेस नहीं नकार सकती। इस पाप को करके अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने 1986 में किया है, राजीव गांधी जी की सरकार ने किया। जो भारत के इतिहास का सच है, एक काला सच है, और उस चीज को कांग्रेस को हमेशा स्वीकार करना पड़ेगा। उस तरह की स्थितियों से निकलते हुए मुस्लिम माताएं, मुस्लिम बहनें एक यात्रा पा रही थी। आज राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर मोदी जी ने उसका भी समाप्त किया है, उसका भी खात्मा किया है। ये मोदी जी की राजनीति है, इस चीज को सबको समझना चाहिए। मोदी जी एक तरफ देश को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका 2 तरफ का योग है, जो मैं उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता हूं तो जो समझ में आता है। एक तरफ भारत के समाज में जो आखिरी छोर पर खड़े हुए लोग हैं, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो शोषित है, उस तरह के जो लोग हैं उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जाए। इसीलिए मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना लाते हैं, जिसके तहत गरीबों का पक्का मकान बन सके। इसीलिए मोदी जी माताओं बहनों के लिए गैस सिलेंडर लाते हैं ताकि उनके धुएं और चूल्हे से उनको आजादी मिल सके। इसीलिए मोदी जी एक गरीब का बीमार पड़ने पर घर न बिक जाए, उसके घर के महिलाओं के जेवर न बिक जाए, इसलिए 50 करोड़ भारतीयों के लिए आयुष्मान योजना लाते हैं। इसीलिए मोदी जी स्किल इंडिया का ख्वाब देखते हैं, युवाओं के लिए स्टार्टअप लाते हैं, स्टैंड अप लाते हैं, मुद्रा योजना लाते हैं, ताकि हम रोजगार लेने वाले के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बन सके। इस तरह से गरीबों को ऊपर उठाने के लिए मोदी जी एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत माता को दुनिया में सबसे शक्तिशाली भारत देश, शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए
ग्लोबल पावर भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया, दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुनिया की जो राजनीति चलती है, पहले विश्व युद्ध होते थे, आमने सामने दो गोला बारूद चलता था। आज की दुनिया मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर केंद्रित हो गई। मूल लड़ाई आर्थिक विषयों की है कि कौन देश आर्थिक रूप से ज्यादा ताकतवर बनेगा और कौन देश विश्व को पीछे छोड़ेगा। भारत देश के पास एक स्वर्णिम अवसर है। हमारे देश में आज युवाओं की फौज है। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है। हमारे देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है। आज जापान की औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की औसत आयु 46 वर्ष है, चीन और अमेरिका की औसत आयु 42 वर्ष के आसपास है, जबकि भारत की औसत आयु केवल 29 वर्ष है। पूरी दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया मानती है कि भारत ग्लोबल पावर बन सकता है और यह तभी संभव है जब इस राष्ट्र को मजबूत नेतृत्व मिले, और वह नेतृत्व अगर कोई प्रदान कर रहा है भारत देश को, नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, आज के परिवेश में चीन बौखला गया है। अपनी बौखलाहट को हमारे सैनिकों के सामने इजहार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मूल रूप से मुद्दा आर्थिक विषयों का है। चीन को पता चल रहा है कि भारत किस कदर तेजी से एक सर्वशक्तिमान भारत बनने जा रहा है। आज अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो, जापान हो, कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, न कि चाइना के साथ। ऐसे परिवेश में आप देख रहे हैं कि चीन अपनी बौखलाहट में भारत के साथ गुस्ताखियां करने की हरकत कर रहा है। आपने कब पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में सारे वेबसाइट को हैक करने की कोशिश चाइना के द्वारा की गई। जापान को टारगेट करने के लिए अनेक द्वीपों में सैन्य ठिकानों पर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है चीन। ये चीन की बौखलाहट है कि बाकी दुनिया के देश भारत के सामने, भारत के साथ हो रहे हैं। इसी बात को बौखलाहट के रूप में दिखाना चाहता है, लेकिन चीन को कभी भी वो गलती नहीं करनी चाहिए जो 1962 में उन्होंने की। आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है, ये सर्वशक्तिशाली भारत है, ये मोदी जी वाला भारत है, नेहरू जी वाला भारत है। दोस्तों, इसका सैनिक कूटनीतिक जवाब तो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देगी। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम चीन को आर्थिक रूप से सबक सिखाने के लिए चीनी सामानों का बहिष्कार करें, टिकटॉक जैसी चीजों का बहिष्कार करें, तभी आर्थिक कमर चीन की टूटेगी और हम सब लोग जब ऊपर उठकर आएंगे तभी चीन को करारा जवाब पड़ेगा। आज मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में एक तरफ गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े का कल्याण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपने कभी सोचा था कि जब मैं हाउडी मोदी वाला कार्यक्रम टीवी में आप सबने देखा होगा, मैं भी देखा होगा, जब भारत के लोग जाते थे तो पहले अमेरिका में कितने प्रकार के जांच और कितने प्रकार के अपमान सहने पड़ते थे। मैंने अपनी आंख से देखा और आप सब ने अपनी आंख से टीवी पर देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कंधे पर अगर कोई हाथ मार सकता है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की निशानी है, एक शक्तिशाली भारत बनते हुए भारत की निशानी है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए आता है। यह बदलता हुआ भारत है। तो इस भारत के निर्माण में मोदी जी के हाथ को हम सब लोगों को मिलकर मजबूत बनाना है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का भारत बन रहा है वह निश्चित रूप से 21वीं सदी में सबसे मजबूत भारत के रूप में उभरेगा। हर दृष्टिकोण से यहाँ पर काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने कोविड में पूरे दुनिया को अगर लीड करने का रास्ता दिखाने का काम किसी ने किया तो भारत ने किया। WHO का कार्यकारी अध्यक्ष अगर किसी को बनाया गया तो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी को बनाया गया। यह मजबूत होता हुआ भारत है। इस बात को हमको समझना है और सबको मिल करके बेहतर लड़ाई लड़नी है।
दूसरी ओर हम अपने राज्य सरकार की बात करें, आप सब देख रहे हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, कोरोना से ज्यादा बीमारी तो क्वारंटाइन सेंटरों के हालात के कारण है। कहीं कागज पे खाना खाना पड़ रहा है, ऐसे अमानवीय चित्र सामने आ रहे हैं, कहीं पर बीमार हो जा रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है। किसी प्रवासी मजदूर जो हमारे छत्तीसगढ़ में वापस आया है, किसी एक के खाते में 1 रुपया भी पैसा भूपेश बघेल जी की सरकार ने नहीं डाला। एक प्रवासी मजदूर के खाते में अगर इन्होंने पैसा डाला है तो उसका रिकॉर्ड हमारी जनता के सामने, हमारे प्रदेश के सामने प्रस्तुत करें। कहीं पर भी पैसा नहीं। जो ट्रेन से मजदूर आ रहे थे, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि झारखंड को भी मैं कहूंगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन झारखंड की सरकार ने भी कई जगह मजदूरों को वापस ले जाने के लिए प्रयास किया। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत अव्वलता के साथ आगे बढ़कर काम किया अपने प्रदेश के मजदूरों को वापस ले जाने के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहीं पर भी मजदूर साथियों को वापस लाने के लिए कहीं पर कोई काम नहीं। उल्टा जो ट्रेनें आने वाली थी उनको परमिशन नहीं देते। मैं आप लोगों को एक अमानवीय घटना बताना चाहता हूं मित्रों। बेंगलोर में कई आर्मी के नौजवान रिटायर हुए, करीब 150 आर्मी के जवान, हमारे भारत माता के लिए लड़ने वाले सिपाही रिटायर हुए थे, अपना सेवा समाप्त किए थे, करीब 150 लोग। उनमें से 8 लोग हमारे छत्तीसगढ़, 8 लोग उनमें से हमारे छत्तीसगढ़ के। उन 8 लोगों को आर्मी अपने गाड़ी, अपने संसाधनों से घर तक पहुंचाना चाहती, वो हमारे छत्तीसगढ़ में आना चाहते। उन लोगों ने गृह सचिव को संपर्क किया, कलेक्टरों से बात की, एसपी से बात की, उनको यहां आने का परमिशन नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि इस सरकार को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। इनको तो केवल दलालों से काम है, माफियाओं से काम है। कोयला का माफिया कहाँ है, शराब का माफिया कहाँ है, रेत का माफिया कहाँ है, उसी से इनको काम है। इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया था, उसके कारण उनको एनओसी नहीं मिल पा रही थी। सारे कांग्रेसी मंत्रियों, नेताओं सबसे बात करते करते थक गए, उनको परमिशन नहीं मिल पा रहा था। और 150 में से आखिरी में हमारे छत्तीसगढ़ के 8 आर्मी के साथी बच गए थे, बाकी सब प्रदेशों के साथी चले गए। उनको किसी गाड़ी की जरूरत नहीं थी, उनको किसी संसाधन की जरूरत नहीं थी, एक संवेदनशीलता के साथ एनओसी बस देने की जरूरत थी। इस तरह की अमानवीय स्थिति इस प्रदेश में रोज निर्मित हो रही है, हर मामले में निर्मित हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रुद्री में हमारा एक साथी है जो जिला पंचायत चुनाव जीता है 5000 वोट से, 24 साल का एक आदिवासी लड़का है। उसको रेत माफियाओं के द्वारा किस तरह से मारा पीटा गया, आप लोगों को मैंने उसकी तस्वीर फेसबुक पे पोस्ट की। इस तरह से माफियाओं की सरकार चल रही है। इस चीज को हमको सबको मिलकर अलग अलग तरीके से हमको जोर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, उस सब चीजों का सबको मिलकर सामना करना है। FIR कराएंगे। अरे राजनीति क्या यार जिसमें FIR हो। हम सब लोगों को 3 साल की लड़ाई के लिए तैयार होना है और 3 साल की लड़ाई सब मिलकर हम लड़ेंगे और इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं। आदरणीय कृष्णा राय जी, भरत राय जी वह जसपुर में बैठे हैं। सबकी ओर से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, राजनीतिक मामलों में जिस भी कार्यकर्ता पे जितना भी FIR रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनेगी और जो मुख्यमंत्री जी बनेंगे वो पहला दस्तखत FIR की वापसी करेंगे। हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को लड़ते हुए हम सब लोगों को इस अत्याचारी सरकार को भेजना है। तो भारत देश के मजबूती के लिए जरूरी है कि 1+1 11 हो। मोदी जी का नेतृत्व भारत में है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तभी तो 1 और 1 11 होगा। इस संकल्प को दोहराते हुए कि हम सब लोग 1 और 1 मिलकर 11 करेंगे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे 2023 में और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इस संकल्प के साथ
मैं आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों का, सभी वरिष्ठ जनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर। प्रेरक मार्गदर्शन हम सबके बीच हमारे इस जिले के गौरव, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक और भारत के हजारों नौजवानों के प्रेरणा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत श्रद्धेय ओपी चौधरी जी ने हम सबके बीच अपना प्रेरक मार्गदर्शन रखा। मित्रों, इस वर्चुअल रैली का रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के इस समारोह का हम अंतिम समापन की कड़ी में हैं। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुछ संदेश हम सबके लिए। हम सब इस कोविड-19 कोरोना के प्रकोप के समय सब लोग मास्क लगाकर ही निकले, हाथ को बार बार साफ करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। बार बार मोदी जी ने आग्रह किया है कि जान भी और जहान भी दोनों के लिए हमको बाहर निकलना तो पड़ेगा, पर इस संदेशों के साथ कि हमारे मुंह पर, नाक पर मास्क रहे, हमारे हाथ सैनिटाइज होता रहे, साबुन से साफ होता रहे और हम एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और भारत माता को आगे बढ़ाएं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। इस संकल्प के साथ मैं आभार प्रदर्शन के लिए विवेक रंजन जी से आग्रह करता हूं कि आभार प्रदर्शन करें। भारत माता की जय। रायगढ़ लोकसभा जनसंवाद का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया है। उसी कड़ी में आज रायगढ़ लोकसभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच उपस्थित रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सक्रिय सांसद, हम सबकी नेता सम्माननीय मोती साहब जी मुख्य वक्ता के रूप में, और रायगढ़ छत्तीसगढ़ के गौरव पूर्व हम सबके प्रेरणा के स्रोत सम्माननीय ओपी चौधरी जी, और इस डिजिटल माध्यम के कार्यक्रम में जसपुर से हम सबके साथ जुड़े हम सबके नेता सम्माननीय श्री कृष्ण कुमार राय जी, सम्माननीय श्री भरत साहब जी, और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष सम्माननीय उमेश अग्रवाल जी, पूर्व विधायक सम्माननीय केरवाई मल्हार जी, सम्माननीय जगन्नाथ पाणिग्राही जी, सम्माननीय सत्यानंद राठिया जी, सम्माननीय गोपाल शर्मा जी, सम्माननीय गोपाल बल्ला जी, सम्माननीय सुभाष पांडे जी, सम्माननीय श्रीमती शीला तिवारी जी, सम्माननीय पंकज कंकरवाल जी, सम्माननीय श्रीकांत सोमावार जी, सम्माननीय कमलगढ़ जी, भारतीय जनता पार्टी के रायगढ़ जसपुर जिले के समस्त कार्यकर्ता बंधुगण, आईटी समस्त कार्यकर्ता बंधुगण, और इस डिजिटल माध्यम से सभी आमजन जो इस डिजिटल माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागणों का मार्गदर्शन प्राप्त किया, और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से सफल बनाने के लिए हमारे आईटी सेल के सभी पदाधिकारीगणों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ इस डिजिटल कार्यक्रम को अच्छे से संपादित किया, जिसका पूरा रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र लाभ लिया। मैं पुनः कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जगन्नाथ जी जिंदाबाद, डॉक्टर मनोज सिंह जिंदाबाद, कृष्णदास जी जिंदाबाद, ओपी साहब जी जिंदाबाद, ओपी चौधरी जिंदाबाद, कृष्णा राय जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की